हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभी डिसोल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ओके, तो पहले के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, तो अभी और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, हर न्यूमेरिकल्स में अलग अलग वेरिएशंस हैं। इस वेरिएशंस को आपको डीपली से कॉन्सेप्ट को समझने हैं। क्लियर? Now, L and M were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. On 28th February 2016, the firm was dissolved after transferring assets and outside liabilities. Realization account, you are given the following information. ओके, तो ट्रांसफ़र की एंट्रीज हो गई हैं, उसके बाद का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अ क्रेडिटर फॉर 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,80,000 एंड पेड टू द फर्म 40,000। ओके, तो क्रेडिटर 1,40,000 का है जिसको पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर को बिल्डिंग दे दिया गया 1,80,000 का, और क्रेडिटर ने वापस से 40,000 फर्म को पे किया है एंड पेड टू द फर्म। ओके, तो आपको जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन से वेरिएशंस आता है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा ट्रांजैक्शंस में दिया है वैसे आपको एंट्री करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1,40,000 का क्रेडिटर है। ओके, इसने क्या किया है, एक्सेस बिल्डिंग ले लिया है। ओके, 1,80,000 का बिल्डिंग ले लिया है, और जो बैलेंस है वो एज ए कैश बैलेंस कैश दे दिया है फर्म को 40,000। ओके, तो जब भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं आपको क्या करना है, आपको ये मालूम है कि एसेट्स अगर सेटल होता है लायबिलिटी के साथ तो उसकी तो एंट्री होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,40,000 का क्रेडिटर है। ओके, और 1,40,000 का बिल्डिंग वो ले लिया है। ठीक, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, एसेट और क्रेडिटर्स जो आपस में सेटल हुए हैं इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री किसकी होगी, सिर्फ ये जो 40,000 जो पेमेंट किया क्रेडिटर ने वापस फर्म को पेमेंट किया। ध्यान रखो, क्योंकि क्रेडिटर को तो पूरे पैसे मिल गए। 1,40,000 क्रेडिटर था, 1,40,000 का बिल्डिंग यूज़ कर लिया, और 40,000 जो एक्सेस उसने लिया था वो लौटा दिया फर्म को। ओके, तो जो फर्म को उसने लौटाया है उसकी एंट्री करेंगे। तो जब भी देखो फर्म को प्रॉफिट होता है या कहीं से इनकम आ रही है, ठीक, तो उसकी एंट्री में भी रियलाइजेशन वर्ड यूज़ होगा। क्लियर? क्योंकि रियलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है ये। तो एंट्री क्या होगी, अमाउंट रिसीव हुआ है, तो जैसे ही रिसीव हुआ है आपको फट से लिख देना है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और अमाउंट इज 40,000। क्लियर है? तो सिर्फ जो अमाउंट क्रेडिटर ने पे किया है फर्म को, ये उसको एंट्री करनी है। ओके, क्लियर हो गया ट्रांजैक्शन? नाउ सेकेंड, a second creditor for 30,000 accepted machinery at 28,000 in full settlement of his claim। ठीक है, 30,000 का क्रेडिटर है, उसने 28,000 का मशीनरी ले लिया है। ओके, और फुल सेटलमेंट भी लिखा हुआ है। फुल सेटलमेंट यानी कि पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, 30,000 पूरा का पूरा ख़त्म क्रेडिटर से। तो भले वो 28,000 का मशीनरी लिया है, लेकिन वो उतने में खुश हो गया और बोला कि चलो पूरा 30,000 रुपीज़ माफ़। ओके, तो फुल सेटलमेंट का मीनिंग यही होता है, पूरा का पूरा जो क्लेम है वो पूरा हट चुका है अब। तो सेकंड की क्या होगी, नो जर्नल एंट्री। सेकंड का नो एंट्री। क्लियर? नाउ थर्ड, a third creditor amounting to 70,000 accepted 30,000 in cash and investments of book value of 45,000 in full settlement of his claim। ओके, तो देखो जब भी क्रेडिटर्स कम या ज़्यादा वैल्यू के एसेट्स लेता है और फुल सेटलमेंट है तो आपको घबराना नहीं है, उतने से उतना उसको
कैंसिल कर देना, उतना सेटल कर देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 70,000 का क्रेडिटर है। ओके, तो उसको कैश देना पड़ा 30,000 और इन्वेस्टमेंट्स जो कि एसेट है वो देना पड़ा 40,000 का। तो इस 45,000 की तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एसेट्स जब सेटल होगा तो उसे कोई एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री किसकी होगी, सिर्फ जो उसको पेमेंट किए हैं एज ए कैश। तो जो किसी भी लाइबिलिटी का जो पेमेंट करते हैं, जैसे क्रेडिटर का जो पेमेंट कर रहे हैं, उसकी एंट्री होगी। ओके, एसेट्स को एंट्री नहीं करना है, एसेट जो सेटल हो रहा है उसकी एंट्री नहीं करना है, और जो भी एक्सेस है उसको भी आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, समझ में आ रहा है, जब भी फुल सेटलमेंट है तो एक्सेस को ध्यान नहीं देना है। तो फुल सेटलमेंट है, ये वर्ड को ध्यान रखो। ओके, तो हमें किसकी एंट्री करनी है, सिर्फ 30,000 जो कैश पेमेंट किए हैं, सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, थर्ड, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट and amount is 30,000. समझ में आया क्या हो रहा है। तो देखो, जो भी पेड और रिसीव्ड हो रहा है क्रेडिटर से, सिर्फ उसी की एंट्री होगी। यहाँ पे भी कैश का एंट्री हुआ, यहाँ पे पेड है तो यहाँ भी कैश है। ओके, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसे कैश है तो अब बैंक की जगह कैश वर्ड यूज़ करो। ओके, जब यहाँ पे कैश स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो हम कैश वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोनों में से दोनों ही करेक्ट होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ फोर्थ, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज 4,000। तो जो भी लॉस हैं ये तो क्या होता है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। ओके, तो लॉस कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, क्योंकि रियलाइजेशन का ही लॉस है ये। क्लियर। तो 4,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एम्स टू 1,600 एंड 2,400। ओके, क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंट्री है इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, लॉजिक को समझो, नहीं समझ में आ रहा तो वापस से वीडियो देखो। क्लियर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Pratik, Neeraj and Umang were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 7:2:1. The firm was dissolved on 31st March 2019 after transfer of assets and external liabilities to the realization account. Following transactions took place. Furniture of 45,000 was sold by auction for 66,000. ओके, तो फर्नीचर जो है वो 66,000 में सेल हुआ है। ओके, तो आपको सिर्फ 66,000 से ही मतलब है। एंड ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹2,000 और कमीशन देना पड़ा उसमें 2,000 का। ओके, तो फर्नीचर की जो रिलाइज वैल्यू है उसके लिए या तो आप डायरेक्टली माइनस करके कमीशन लिख दो जैसे पहले बताया, या दोनों की अलग अलग एंट्री करो। क्लियर। तो दो अलग अलग एंट्री तो पहले बता ही चुका हूँ मैं। ओके, तो अभी कंबाइन एंट्री कर लेते हैं, जितना अमाउंट मिला उसकी एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तो आपको समझ में आ गया है लॉजिक, तो आप डायरेक्टली इसकी एंट्री कर सकते हो।
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? 66,000 माइनस 2,000, दैट इज 64,000। ओके, कमीशन को माइनस करके लिख दिया डायरेक्ट। ओके अगर ये नहीं करना होता तो दो अलग अलग एंट्री करनी होती। तो एक में क्या होता, एक में तो पैसे मिलने की एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 66,000 से। सेकेंड एंट्री क्या होती? कमीशन देने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 से। जैसे दो एंट्री होती। क्लियर? वो पहले बताया हो मैं आपको, तो वो इसलिए अभी आपको मैं ये दूसरे वाली एंट्री से बता दिया हूँ। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री, office equipment of 90,000 was taken by creditors of the book value of 82,000 in full settlement. ओके, अब 90,000 का ऑफिस इक्विपमेंट है, वो क्रेडिटर्स जो कि 82,000 का था, क्रेडिटर्स 82,000 का है, उसने 90,000 का ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया है और फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा फिनिश। ओके, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओके, तो सेकंड नो एंट्री। समझ में आ रहा है? Now third, Umang had given a loan of 1,09,000 to the firm. He accepted 1 lakh in full settlement of his loan. ओके, अब लोन में जब फुल सेटलमेंट रहता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। लोन में जब फुल सेटलमेंट होता है तो ध्यान देना है, क्रेडिटर जैसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है। ओके, तो लोन के लिए ध्यान देना है, जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ हैं इसको आपको ध्यान से देना है। क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी थी, उसमें फुल सेटलमेंट में कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट कैंसिल हो जाता था। अभी इंटरनल लोन है। ओके, उमंग ने लोन दिया था फर्म को 1,09,000 का, और वो 1 लाख रुपए से ही सेटिस्फाई हो गया। ओके, तो बच्चा वो 9,000 क्या होगा? ये रियलाइजेशन गेन है, किसके लिए? फर्म के लिए। ओके, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, इसको ध्यान से देखो। ये क्रेडिटर्स में अप्लाई मत कर देना, ये सिर्फ लोन पे आप देखो। तो उमंग्स लोन अकाउंट, ये मैं आपको पहले भी वीडियो पे बताया हूँ, ये कैसे इसकी एंट्री होती है। तो पहले तो लोन का जो पेमेंट करते हो आप उसकी एंट्री कर दो, उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, लोन कितना है? 1,09,000। पे कितना किए? 1 लाख। अब जब आपको डिफरेंस दिखेगा तब आपको डालना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, 9,000। क्लियर है? तो ये सिर्फ जो पार्टनर्स का लोन है सिर्फ उसमें ही अप्लाई करना है, क्रेडिटर्स में नहीं कर देना है आपको ये। ओके, समझ में आया? क्रेडिटर्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में चला जाता है तो उसको फिर से रियलाइजेशन में फिर से प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। क्लियर? आगे समझ में? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दोगे। ओके, ये पहले भी मैंने करवाया। देन इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000, out of which 23,000 was taken by Neeraj at 25,000. Balance of investments were sold for 35,000. ओके, अब देखो जब भी ऐसे रहेगा तो मैंने क्या बताया आपको, आपको एक ऐसा एक वर्किंग नोट फट से बना लो। 53,000 का इन्वेस्टमेंट है, आउट ऑफ विच 23,000 वॉज टेकन बाई नीरज एट 53,000। तो इसमें से जो 23,000 है वो इन्वेस्टमेंट नीरज ने ले लिया है 25,000 ने। ओके, 23,000 का इन्वेस्टमेंट नीरज ने 25,000 में ले लिया है, तो ये रेलिवेंट है। ओके, बुक वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, नीरज ने कितने में लिया वो रेलिवेंट है, तो ये रेलिवेंट हो गया। अब कितना बचा? 53,000 माइनस 23,000, ये जो है इसको सेल किए हैं 35,000 पे। ओके,
तो कितना है 53 में से पहले 23 चला गया तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट बचा। 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना हो गया है 35,000 में सेल हुआ है। ओके, तो बैंक अकाउंट। ओके, तो दिस इज रेलिवेंट, बुक वैल्यू इज नॉट रेलिवेंट। ओके, ये सिर्फ आपको बैलेंस पता करने के लिए, ठीक है, समझ में है। 53,000 का इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 23,000 का इन्वेस्टमेंट जो था वो नीरज ने 25,000 में ले लिया, तो जितने में लिया है वही मैटर करता है, वही रेलिवेंट है, ठीक है। फिर बचा हुआ 30,000 इन्वेस्टमेंट है वो 35,000 में सेल हो गया, तो जितने भी रिलायंस वैल्यू है वही रेलिवेंट है। ओके, तो इसकी 2 एंट्री कर लेंगे। फोर्थ, पहले तो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट लिया, इसकी एंट्री करेंगे। सो नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना होगा अमाउंट 25,000। ओके, फोर्थ का ए था ये। नाउ बी, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया गया, तो उससे क्या मिला, अमाउंट आया, रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, 35,000। ओके, ये दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हो, ये दोनों एंट्री को। तो नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 25,000, देन बैंक अकाउंट डेबिट विथ 35,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड विद, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 60,000। ओके, तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो और मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंबाइन एंट्री करोगे तो कंबाइन एंट्री पता ही है सबको आपको, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आपको ऐसा फ्लो चार्ट बना ही लेना है, ठीक है, कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। कई बार लोग इजी सोच के करते हैं और उसके बाद में फिर थोड़े से मैथमेटिकली मिस्टेक करके पूरा ट्रांजैक्शंस गलत कर देते हैं। ओके, तो एक बार ये बना ही लो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर 21,000 वर पेड बाय प्रतीक। ओके, तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और ये कौन ने पे किया है, पार्टनर ने पे किया है। तो क्या होगा, जब भी एक्सपेंसेस हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने पे किया है। ओके, समझ में आया। तो फिफ्थ एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 21,000। ओके, नाउ लास्ट लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 40,000। तो ये तो पता ही है आपको, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:2:1। तो ये तो कर ही लोगे आप लोग, इसका तो बहुत प्रैक्टिस है आप लोगों को। 7:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो जितने भी पार्टनर्स हैं प्रतीक, नीरज एंड उमंग, ये डेबिट हो जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो 40,000 को 7:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, so this is
the question in which we have to prepare realization account, partners capital account and cash account. ओके तो तीन चीज़ प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ओके तो सीक्वेंस वाइज ऐसे ही करेंगे. तो आपको सब बेसिक सबको अच्छे समझ में आ चुका है. तो रियलाइजेशन अकाउंट अब किससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके तो ये करते हैं अभी. रियलाइजेशन अकाउंट को आपको जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस प्रोसेस में करना है. ओके ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन छूटे नहीं. ओके तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं. X, Y, and Z who were sharing profits in the ratio of 3:2:1 decided to dissolve the firm on 31st March 2022 when their balance sheet was as follows. ओके तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें पूरे एसेट्स हैं. तो इसमें कैश को छोड़ के सारे एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे. लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स है और कैपिटल्स है. तो कैपिटल को छोड़ के क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र हो जाएगा. ओके फर्स्ट तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 आपको कर लेना फटाफट. देन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. एसेट्स रियलाइज्ड आर, जब रियलाइज लिखा है मतलब ये थ्रू कैश ये एसेट्स रियलाइज हुए हैं. द टूल्स मशीनरी बिल्डिंग कार गुडविल डेटर्स. ओके तो लाइन से इसको एसेट्स रियलाइज में लिख देना है आपको. क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज. तो क्रेडिटर्स ने स्टॉक ले लिया है, तो क्रेडिटर्स और स्टॉक सेटल हो गए, तो दोनों की एंट्री फिर से नहीं करेंगे. ओके तो स्टॉक की भी एंट्री नहीं होगी, सेटलमेंट की और क्रेडिटर्स भी नहीं होगी. ओके तो नो एंट्री आपको पता है. देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट 3000 विच वॉज टेकन बाई एक्स फॉर 2000. ओके तो एक अनरिकॉर्ड एसेट है, उसकी एंट्री करनी थी जो कि नहीं हुआ था उस समय, उसको एक्स ने लिया है. तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2000 से एंट्री होगी. क्लियर. There was an old furniture which had been written off from the books. Y agreed to take at 8000. ओके तो Y ने एक ओल्ड फर्नीचर है उसे ले लिया है, ठीक है 8000 पे. तो ये तो कैपिटल में आ जाएगा, एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट करके रियलाइजेशन पे आ जाएगा. देन फर्म हैड टू पे 8000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट पेड अर्लियर. और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है जिसका अमाउंट पहले पे नहीं किया गया तो उसको पे करना पड़ेगा. तो आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी पेमेंट डेबिट साइड. ओके तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1. स्टेप 1 कहाँ से चालू करना है आपको, डेबिट साइड. तो डेबिट साइड आपको पूरे एसेट्स को ट्रांसफर कर लेने हैं. ओके तो टू एसेट्स ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके जितने भी एसेट्स हैं इनको पूरा टोटल करके लिख लेंगे. कैश को छोड़ के सारी चीज़ों की एंट्री कर लो लाइन से. ओके तो डेटर्स 62,000, स्टॉक 37,000. अभी स्टॉक में देखो, जब भी अभी आपने जर्नल एंट्री किया हुआ है जिसमें नो एंट्री कह देते थे हम. ओके तो नो एंट्री में कई स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र कभी नहीं करते हैं, तो ट्रांसफ़र एंट्री तो होगी ही होगी. ओके ट्रांसफ़र एंट्री तो करना ही है. क्लियर. ट्रांसफ़र के बाद जो रियलाइजेशन होता है उसमें एंट्री नहीं करना है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है. तो सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है. ओके तो ट्रांसफ़र एंट्रीज में आँख बंद करके जो भी एसेट्स बैलेंस शीट में दिए हैं उसे वापस से यहाँ पे उतार देना है. ओके स्टॉक हो गया. देन टूल्स 8000, कार 12,000, मशीनरी 60,000, बिल्डिंग 1 लाख.
ओके, तो इनको अपना टोटल कर दिए, तो इट कम्स टू 2,79,000। ओके, तो ये एसेट्स ट्रांसफर स्टेप 1 हो गया। ना स्टेप 2, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आपको सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज को ध्यान देना है, तो इन सब चीज़ों को समझते जाओ। बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर, तो क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स ही है यहाँ पे। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 34,000। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3, एसेट्स रियलाइजेशन का। ओके, तो बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन। या फिर इससे लिखना है एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, ये प्रॉपर इससे लिखना होता है कि जब आप वापस से जब आप इसे चेक करो तो आपको सब समझ में आ जाएगी किसका अमाउंट लिखा है आपने। बाय कैश अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। अब देखो यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं, इन सबको लाइन से लिखते जाओ। टूल्स 5,000, इसको सबको इनर कॉलम में लिख के टोटल आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि जब कैश अकाउंट आप बनाओगे तो ये वैल्यू वहाँ पे यूज़ होगी। अगर आप आउटर कॉलम में लिख दोगे तो फिर से आपको टोटल करना पड़ेगा। ओके, तो टूल्स 5,000, मशीनरी 82,000, बिल्डिंग 84,000, कार 25,000, गुडविल 60,000, डेटर्स 59,000। ओके, अब इसको ऊपर टोटल कर लेते हैं। कम्स टू 3,15,000। ओके, तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। क्लियर, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 यहाँ तक हो गया। अब स्टेप 3 में और क्या है, पार्टनर्स ने जो एसेट लिया है। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे। तो देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड 3,000 विच वॉज टेकन बाई एक्स। तो एक्स ने लिया है, तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट किस लिए है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए। ओके, तो हम ब्रैकेट में लिख दिए अनरिकॉर्डेड। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट, और जितने में लिया है उस वैल्यू को लिखेंगे 2,000। ओके, उसकी बुक वैल्यू रेलिवेंट नहीं है, जितने में वो एसेट्स लिया है दैट इज रेलिवेंट। देन वाई एग्री टू टेक ओल्ड फर्नीचर, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिए फर्नीचर, कितने में लिया, 8,000 में। ओके, ये हो गया। नाउ फर्म हैड टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो ये लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री करनी है।
to bank account for outstanding salary. $8,000. ओके, अब एक चीज़ को ध्यान दो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते और लेंदी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक करते हैं। अभी देखो क्या हुआ है, क्रेडिटर्स में अगर वो एसेट को नहीं लिया होता, ओके, तो क्रेडिटर्स को क्या करना होता है, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स को पे करना होता। तो यहाँ पे क्या आ जाता, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेमेंट आ जाता 34,000। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी क्रेडिटर्स को पे करना है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ये मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ओके, तो क्रेडिटर्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी क्रेडिटर्स पे होगा। क्लियर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, क्रेडिटर्स ने स्टॉक ले लिया है, तो इस वजह से क्या हुआ, जब भी लाइबिलिटी का सेटलमेंट होता है एसेट्स के साथ तो उसकी एंट्री नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वो रिलेशन से हट चुके हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है। और कई स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहीं रिलेशन अकाउंट में देख लेते हैं क्रेडिटर्स को और तुरंत में डेबिट साइड उसको पेमेंट कर देते हैं, ओके, तेजी से बढ़ाने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन को जब भी रीड करो उसको माइंड पे रखो जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। क्लियर हो गया। अब सिर्फ डिफरेंस निकाल देंगे, तो क्रेडिट साइड इज मोर, ओके, तो डिफरेंस इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर कर लेंगे, डिफरेंस आ रहा है 72,000, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू रियलाइजेशन गेन। रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू, सबके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, एक्स वाई जेड, ओके, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सो इट कम्स टू 36,000, 24,000 एंड 12,000। ओके, तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। ओके, अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो इसमें रियलाइजेशन में ही आपको मैक्सिमम ध्यान देना है, बाकी अकाउंट तो इजी हैं। ओके, और कैश अकाउंट के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जहाँ पे बैंक वर्ड आया हुआ है, एक तो ये एसेट रियलाइज ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है। ओके, तो ये रियलाइजेशन से कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट इसमें ट्रांसफ़र होगा, तो ये आपको ध्यान देते रहना है। नाउ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट बैलेंस बीडी ट्रांसफर बाय बैलेंस बीडी 1,20,000, 90,000 and 60,000. Then realization gain by realization account, 36,000, 24,000 and 12,000। ओके, अब जो पार्टनर्स फर्नीचर एसेट्स लिए हैं इसको हमेशा ध्यान से रखना है, इसको भी स्टूडेंट्स मिस करते हैं। तो जो फर्नीचर लिया वो क्या होगा, डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट उतने से कम हो जाएगा। तो
टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स ने लिया फर्नीचर, अनरिकॉर्ड एसेट लिया है 2000 का, वाई ने लिया है ओल्ड फर्नीचर 8000 का। ओके, तो इससे उनका कैपिटल अकाउंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बस अब जो डिफरेंस निकालते हैं, अब डिफरेंस में टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दो, पार्टनर्स कैपिटल में जितना भी डिफरेंस है ये अमाउंट क्या करेंगे, ये पार्टनर को पे हो जाएगा। तो इसलिए टू कैश अकाउंट। ओके, दिस इज द फाइनल पेमेंट। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। और ये क्यों कैश अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि फिर से बैलेंस सीडी में नहीं जाना, बैलेंस शीट तो बनेगी ही नहीं अब। क्लियर, क्योंकि सब एसेट्स तो डिस्पोज ऑफ हो गया और जो बचे हुए अमाउंट हैं ये पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। ओके, कौन देगा, पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये पूरा डिफरेंस निकाल दिए, 1,56,000 माइनस 2,000, 1,54,000, then 1,14,000 minus 8,000, 1,06,000, then 72,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 72,000। ओके, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिए और ये जो अमाउंट आया अभी टू कैश, ये कैश अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करके उसके कैश अकाउंट को क्लोज करना है। समझ में आ गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्या ध्यान देना है, बाकी सब तो पता है आपको। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है जो भी एसेट्स लेते हैं, और फाइनल पेमेंट में टू कैश लिखना है। कई स्टूडेंट्स इसको बैलेंस सीडी लिख देते हैं। ओके, क्योंकि वो प्रीवियस चैप्टर का दिमाग में रहता है, तो प्रीवियस चैप्टर रिवैल्यूएशन में बैलेंस सीडी आता है तो वो लिख देते हैं। तो बैलेंस सीडी क्यों नहीं आएगा आपको बता दिया मैं। ओके, नाउ कैश अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन उतार लेते हैं। एसेट्स है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, 25,000। देखो, जब भी इतने सारे लेजर्स बनते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये कहाँ कहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एकदम क्वेश्चन जो है माइंड पे रहना चाहिए, तब जाके आपका सब चीज़ परफेक्ट बनेगा। ओके, फुल कंसंट्रेशन से आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले रियलाइजेशन का देख लो। रियलाइजेशन में कहाँ कहाँ पे आया था, बस अब क्रॉस एंट्री करते जाना है। ओके, तो एसेट साइड में जो एसेट्स, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन के एसेट्स रियलाइज हुआ था तो वो अमाउंट लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, एसेट्स रियलाइज का अमाउंट कितना आया था, 3,15,000। समझ में आ रहा है कहाँ से आया, जो एसेट सेल हुआ इन सब का पूरा टोटल जो आपने रियलाइजेशन में लिखा था। ओके, और एक डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग पे हुआ था। ओके, तो ये करेंगे बाय रियलाइजेशन। 8,000। अब कैपिटल अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट की है वो आ जाएगा, तो बाई, सॉरी, बाई कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई एंड जेड। ओके, इनके जो फाइनल पेमेंट किए थे ये अमाउंट 1,54,000। इसको डायरेक्ट आउटर में ही लिख लो, 1,54,000
1,06,000 and 72,000. ओके, सो टोटल कर लिए 3,40,000. $3,40,000. अब इसमें भी कोई बैलेंस नहीं निकाल देना. ओके, सब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, बैलेंस सीडी कहीं पे भी नहीं आता है. ओके, पूरे अकाउंट क्लोज हो जा रहे हैं, ख़त्म. ठीक है, तो कैश अकाउंट इस तरीके से टैली हुआ, पार्टनर्स को पैसा दे दिए, पूरा ख़त्म. अब फर्म के पास कुछ नहीं बचा, फर्म इज़ क्लोज नाउ. तो ये पूरा लॉजिक को माइंड पे बैठा के रखो. ओके, समझ में आ गया. फर्म के पास कुछ नहीं है, एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया, लाइबिलिटी चली गई, कैश का पेमेंट पार्टनर को दे दिए, सब अपने घर चले गए, फर्म इज़ क्लोज नाउ. तो ये ऐसा डिसोल्यूशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट है. क्लियर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2022. ओके, तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो पूरे एसेट्स दिए हुए हैं, तो एसेट्स पूरा आपको उतार देना है. इसमें से क्या क्या चीज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट शुड बी रिटर्न ऑन लाइबिलिटी साइड. ओके, इसको लाइबिलिटी ट्रीट करना है. ओके, तो लाइबिलिटी ट्रीट करने के लिए इसको लाइबिलिटी को जैसे आप ट्रांसफ़र करते हो वैसे ट्रांसफ़र करना है. बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन बाय मिसेस ए. अब देखो, लोन बाय मिसेस ए है, दिस इज आउटसाइड लोन है, ये आउटसाइड है ये. ओके, तो ये भी आउटसाइड है. तो आउटसाइड लोन को एक जनरल लाइबिलिटी जैसे ट्रीट करना है वैसे करोगे. लोन बाय बी ये नहीं आएगा, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर देना है आपको रियलाइजेशन में. जनरल रिजर्व भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसको ट्रांसफ़र करोगे आप. क्यों? क्योंकि आपको रूल पता है कि जो भी एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट में कुछ भी रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट किया गया है उसको आपको लिखना है. तो इस पॉइंट को नोट करके रखो. ओके, कोई भी एसेट्स के अगेंस्ट में रिजर्व या प्रोविजन है वो लिखेंगे. जैसे कि डेटर्स, डेटर्स के साथ में प्रोविजन है, ये लिखा जाएगा. इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट के साथ में रिजर्व है, तो ये लिखा जाएगा. कैपिटल अकाउंट, ये सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो समझ में आ गया रियलाइजेशन में क्या क्या आएगा. तो उसको फटाफट उतार दो. स्टेप 1, 2, एसेट्स फॉर ट्रांसफर. ओके, स्टॉक 5,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, डेटर्स 20,000, सब लाइन से करना है इसलिए यहाँ पे भी लिखते जाओ. बाय लाइबिलिटीज, ट्रांसफर. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000. ओके, द प्लांट एंड मशीनरी 20,000, building 15,000, गुडविल, गुडविल को भी एक नॉर्मल एसेट जैसे ही ट्रीट करना है यहाँ पे. ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, पता है ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है, हर समय कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए. जो भी अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज़ अ परचेज गुडविल.
only purchase goodwill is written in the books of account. ओके, तो परचेज गुडविल है तो उसकी वैल्यू आइडेंटिफाइड है, इसलिए यहाँ पे आ गया गुडविल. ओके, तो इसको टोटल कर लेंगे, कम्स टू 74,000. ओके, नाउ लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स, $30,000. Bills payable, $8,000. लोन बाय मिसेस ए, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है. ओके, यानी कि ए की वाइफ का लोन है ये. ओके, लोन बाय मिसेस ए 5,000. तो ए की जो वाइफ है उन्होंने लोन दिया हुआ है ए के फर्म को. देन लोन बाय मिसेस बी. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है. जैसे आउटसाइड पार्टी लोन है, ये फर्म के लिए आउटसाइड पार्टी ही है. देन लोन बाय बी, इट इज़ इंटरनल लायबिलिटी, ये नहीं आएगा. जनरल रिजर्व, ये नहीं आएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आएगा बिकॉज ये एसेट्स के अगेंस्ट में क्रिएट किया गया रिजर्व है. तो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में रिजर्व क्रिएट किया गया है, तो इसलिए ये आ गया. ओके, 1,000 बस टोटल कर लेंगे, कम्स टू 56,000. ओके, तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया. नाउ स्टेप 3, जो भी एसेट्स रियलाइज हुए हैं इसको करते जाओ. ओके, तो एडिशनल ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं. ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए. मिसेस ए का लोन ए पे करेगा और स्टॉक भी ले ले रहा है. ओके, स्टॉक भी ए ले रहा है. तो क्या होगा, ये इसकी एंट्री करते जाते हैं. सबसे पहले तो मिसेस ए का लोन पे कर दे रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए ने पे कर रहा है, क्योंकि बैंक नहीं लिख देना है आपको. क्लियर, टू एज कैपिटल अकाउंट. मिसेस ए लोन पे किया है. ओके, मिसेस ए का लोन कितना है, 5,000. और क्या किया, स्टॉक ले लिया है बाई एज कैपिटल अकाउंट. कितने में लिया है, 4,000. नाउ बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट 10%. इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया, यानी कि 5,000 माइनस 500, तो 4,500 का इन्वेस्टमेंट बी ने ले लिए बाई बीज कैपिटल अकाउंट. किस लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए. ओके, 4,500. समझ में आ रहा है. नाउ डेटर्स रियलाइज्ड 19,000. अब एसेट्स रियलाइज की पूरी एंट्री, तो बाई कैश अकाउंट. बाई कैश लिखो या बैंक लिखो, ब्रैकेट में लिखो रियलाइजेशन. ओके, एसेट्स रियलाइज्ड, तो क्या क्या हुए हैं, डेटर्स, $19,000. Creditors and bills payable were due after 1 month, but they were paid immediately at a discount of 6% per annum.
अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये 1 महीने के बाद इनका ड्यू डेट है। ओके, 1 महीने बाद भी पे करेंगे तो चलेगा। ओके, इनका ड्यू डेट 1 मंथ के बाद है। बट अगर ये इमिडिएटली पे करते हैं तो इनको 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। 6% पर एनम है, तो 1 मंथ का डिस्काउंट कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो, जब भी क्रेडिटर्स होते हैं तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, उनका पेमेंट डेट एक रहता है, एक फिक्स डेट दिया हुआ उन्होंने। लेकिन अगर उनको जल्दी पेमेंट चाहिए तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो वही है यहाँ पर। ओके, तो 1 मंथ बिफोर पे कर रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया है कि वी आर पेड इमिडिएटली, यानी कि 1 मंथ बिफोर पे कर दे रहे हैं। तो 1 मंथ बिफोर पे कर रहे हैं यानी क्या होगा, 1 मंथ का डिस्काउंट मिल जाएगा इनको। समझ में आ रहा है? और ये 6% पर एनम दिया है, तो हमको 1 मंथ का निकालना है। तो देखो क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 30,000 है, इंटू 6/100 इंटू 1/12, तो ये 1 मंथ का इसका पेमेंट आ जाएगा। ओके, दैट इज 150। तो 30,000 माइनस 150 करेंगे तो वो हमें पे करना है। ओके, 30,000 में 150 का डिस्काउंट मिला है। समझ में आ गया? तो क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। ओके, तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे, 29850, 29850। ओके, बिल्स पेबल भी ऐसे निकालना है आपको। बिल्स पेबल भी ऐसे ही करेंगे। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 8,000। तो 8,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। ओके, इसका अमाउंट आ गया 40। तो 8,000 माइनस 40। ओके, दैट मीन्स 7960। ओके, 7960 हो गया। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लांट रियलाइज 25,000, तो यहाँ एसेट साइड में लिखते गए प्लांट रियलाइज 25,000, बिल्डिंग रियलाइज्ड 40,000, गुडविल 6,000 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सेट 4,500। ओके, हाफ इन्वेस्टमेंट तो बी ले गया था और जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट उसको मार्केट में सेल हो गया, मतलब मार्केट वैल्यू से उससे सेल कर दिया गया। तो यहाँ पे आ गया 4,500। Okay, now there was an old printer in the firm which had been written off completely from the book. It is now estimated to realize 300. It was taken by B at this estimated price. Okay, so B ने प्रिंटर भी ले लिया है, तो B's कैपिटल अकाउंट by B's कैपिटल अकाउंट
प्रिंटर, ओके, कितने में लिया प्रिंटर? 300। तो एसेट्स रियलाइज का और कुछ भी नहीं है, तो टोटल कर लेते हैं 94,500। ओके, नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका पेमेंट हुआ है, तो टू रियलाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। ओके, अब आपको क्या चेक कर लेना है, एक बार पूरे लाइबिलिटी साइड जो है उसको पूरा चेक करते जाओ। प्रोविजन, इसको कुछ भी नहीं करना है। ओके, प्रोविजन को कुछ भी, इसका पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। देन क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लोन बाय मिसेस ए हो गया, देन लोन बाय मिसेस बी। ओके, तो लोन बाय मिसेस बी, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी को पूरा पे करना ही है। लोन मिसेस बी कितना है? 10,000। ओके, आउटसाइड लाइबिलिटी को पूरा पे करना ही है, चाहे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। क्लियर? और बाकी जो रिजर्व प्रोविजन है ये इनसाइड ही लाइबिलिटी हो गई। ओके, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो बस इतना ही पेमेंट के लिए हुआ। ओके, तो उसको टोटल कर लेते हैं, इट कम्स टू 48,810। अब बस डिफरेंस निकाल दिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल 159,300, तो गेन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 31,490। ओके, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया है तो इक्वली हो गया। तो 15,475, 15,475। ओके, तो इसको अच्छे से दिमाग रख के पेशेंटली आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आगे समझ में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाइए। तो इसलिए मैंने एडजस्टमेंट को, एक एडजस्टमेंट को लेके आपको एंट्री किया ताकि लाइन से आप करते जाओ, उसमें कोई भी आपका कुछ छूटे ना। ओके, दिस इज करेक्शन। So realization gain is 15,745. Okay, 15,745. Okay, this is typo error. Okay, so 15,745, 14,745. Clear है? $15,745. Okay, so make it correction. Clear? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन,
10,000, 10,000. ओके, देन रियलाइजेशन से देखते जाओ। सो रियलाइजेशन से पहले बैलेंस शीट में देखो क्या क्या मैंने बोला था कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो एक तो आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ओके, देन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, इसको करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड है, दैट मीन्स इधर डेबिट साइड आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड। ओके, ये कॉन्सेप्ट तो पहले का ही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है रिवलेशन पे। 10,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 5,000 एंड 5,000। ओके, देन रियलाइजेशन गेन को ट्रांसफ़र कर लिए बाय रियलाइजेशन। वन 5745। ओके, आगे समझ में। अकाउंट में जो पार्टनर्स ने कैपिटल में अपने ट्रांसफ़र किए हैं स्टॉक एसेट्स, उसको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। $4,000 ए ने लिया था स्टॉक, बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था 4,500 का। ओके, और बी ने टाइपराइटर भी लिया है तो वो भी यहीं पे ऐड कर लो। टू रियलाइजेशन 4,500 प्लस 300, सो इट कम्स टू 4,800। ओके, तो बी ने दो एसेट्स लिए हैं। क्लियर, एक तो इन्वेस्टमेंट लिया है और प्रिंटर ले लिया, तो दोनों ऐड करके मैंने लिख दिया। हो गया। नाउ ए ने लोन पे किया है। ओके, मिसेस ए का लोन पे किया है तो इट कम्स टू क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें मिस नहीं करनी है आपको, सब ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ के यहाँ पे लिखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिस्टेक कर देते हैं। तो रियलाइजेशन के चैप्टर में बहुत ध्यान से हर चीज़ करना होता है। ओके, तो हो गया। अभी इसको अब टोटल कर लेते हैं। कम्स टू 35,745 एंड डिफरेंस इज कैश फाइनल पेमेंट। कैश लिखो या बैंक लिखो, बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। डिफरेंस निकाल दिए, इट कम्स टू 2995। ओके, बी का टोटल किए, का डिफरेंस निकाले, बस क्लोज कर दिए। अब
ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमको क्या प्रिपेयर करना है, बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ओके, तो अभी क्या क्या प्रिपेयर कर लिया हमने, रियलाइजेशन हो गया प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, तो बैंक अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट अभी प्रिपेयर करना है। ओके, तो बैंक अकाउंट तो पता ही है आपको, और पार्टनर्स लोन में सिर्फ जो बी का लोन है बस उसे पे करना है। ओके, बस इतना ही करना है, लोन अकाउंट है। तो लोन अकाउंट पहले कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पेमेंट ही करना है उसे। तो लोन अकाउंट है तो क्रेडिट से चालू होगा, बाय बैलेंस BD, $5,000 पैसे पे कर देना है अब। ओके, टू बैंक अकाउंट, $5,000। ओके, ये क्लोज हो गया। अब बैंक अकाउंट लास्ट से प्रिपेयर होगा, तो सबसे पहले टू बैलेंस BD, $8,000 है, इसको टोटल करके लिख लो, बैलेंस BD 8,000 प्लस 5,500, 13,500। ओके, 8,000 प्लस 5,500, अलग अलग भी लिख सकते हो, टोटल करके भी लिख सकते हो। ओके, अब जहाँ जहाँ पे बैंक वर्ड है वो आपको ध्यान देना है और उसको प्रॉपरली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो रियलाइजेशन में एसेट्स रियलाइज हुए हैं, तो उसको कर लेते हैं पहले, टू रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर एसेट्स रियलाइजेशन। ओके, कितना है, तो 94,500। ओके, तो सेम ऐसे लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी को जो पेमेंट किया हमने बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पेमेंट, $48,810। ओके, देन ये रियलाइजेशन गेन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सॉरी रियलाइजेशन गेन बोल रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल पेमेंट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना कितना आया था, 29,995 एंड 24,195। तो टोटल कर लेंगे। ओके, टोटल करने पा रहे हैं 54,190। ओके, और 20 लोन को जो पेमेंट किए थे ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, बाई 20 लोन अकाउंट, 5,000। ओके, तो जितना भी एंट्रीज हैं ये आ चुका है अब। ओके, टोटल कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए आपका।
ओके, तो 1,08,000 से ये टैली हो गया, तो अकाउंट ये पूरा क्लोज हो गया। ओके, समझ में आ गया पूरा ये। तो आपको प्रॉपरली से क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के एंट्री करनी है। ठीक है, शुरू में धीरे करो, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप स्पीड सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं काफ़ी धीरे समझाता हूँ ताकि हर एक चीज़ का मतलब स्टूडेंट को समझ में आए। ओके,